हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर को हम देखेंगे, फुल चैप्टर आपका इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक यही है आपकी एनसीईआरटी में कि क्या हुआ था। देखिए 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक फेमस भाषण दिया था, यानी एक भाषण दिया था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। किस नाम से फेमस है ये? इसको भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है, या फिर इसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं, आज़ादी के बाद किन दो बातों पे सबकी सहमति थी। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए दो बातों पे सभी सहमत थे। एक तो ये था कि शासन जो होगा वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, क्योंकि देश जो था हमारा गुलाम था और उस समय अंग्रेजों का शासन उन्होंने देख रखा था। तो इसीलिए उन्हें हमारे देश के जो नेता थे और हमारे देश की जो जनता थी वो पहले से ही ये डिसाइड करके बैठी थी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो यहाँ हमारे यहाँ पे जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका पॉइंट आ जाता है कि सरकार जो थी वो सभी के भले के लिए काम करेगी। ठीक है, पूरे समाज के भले के लिए काम करेगी सरकार। इन दो बातों पे सभी सहमत थे। नेक्स्ट आपका कि 1947 का साल। अब 1947 का जो साल है, वर्ष है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें हमें आज़ादी मिली, ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ देश के दो टुकड़े हो गए। ठीक है, ये गलत था। और दूसरा क्या हुआ था कि आज़ादी के समय में देश में बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा हो गई थी, विस्थापन हुआ था। ठीक है, और ये त्रासदी से भरा साल था, क्योंकि लाखों लोग जो थे इसमें मारे गए थे, बेघर हो गए थे, मजबूरन उनको शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा था। बहुत सारे लोगों को जो अल्पसंख्यक थे उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ काफ़ी गलत हुआ। ठीक है, चंद घंटों के अंदर उनको देश खाली कर देने का अल्टीमेटम दे दिया गया था। तो ये एक तरह से काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस था 1947 का। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है इस चैप्टर से पूछा जाने वाला, ये हमेशा आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, हमेशा जब भी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन सी हैं। तो देखिए पहली चुनौती है एकता के सूत्र में बांधना। इसका मतलब क्या है? देखिए भारत जो है एक विविधताओं वाला देश है, यानी भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग समुदायों में हैं, उनका कल्चर अलग है, वेशभूषा भाषाएं अलग अलग हैं। तो हमारे यहाँ पे वैरायटी यानी कि विविधता जो है बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इतनी ज़्यादा विविधता होने के बाद, ठीक है, इतनी ज़्यादा वैरायटी होने के बाद इन सभी लोगों के बीच में यानी देश की जनता के बीच में एकता स्थापित कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आप इसको देख सकते हो कि देश में एकता को स्थापित करके रखना। ठीक है, एकता के सूत्र में सबको बांधना। सेकंड पॉइंट है आपका लोकतंत्र स्थापित करना। अब देखिए देश जो था वो 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। ठीक है, और इन 200 वर्षों में जो जो मतलब यातनाएं देश के नागरिकों ने झेली है वो जानते थे। तो इसीलिए पहले से डिसाइड था कि जब देश आज़ाद होगा तो लोकतंत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र को स्थापित कर पाना भी एक चुनौती थी, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, देश बहुत बड़ा था और विभिन्न समुदायों के बीच में देश बटा हुआ था, रियासतों की समस्या थी, कई तरह की समस्याएं थी। तो ऐसे में लोकतंत्र स्थापित कर पाना एक चुनौती थी। थर्ड पॉइंट है कि पूरे समाज का भला करना। ठीक है, समूचे समाज का भला करना, यानी कि समाज में देखिए हर तरह के लोग हैं। ठीक है, जातियों में बटे हुए लोग हैं, विभिन्न धर्मों में बटे हुए लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो डेवलप थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी दयनीय स्थिति में थे। तो ऐसे में सरकार जो है वो पूरे समाज के लिए, समाज में सभी के भले के लिए काम करेगी, ये चुनौती थी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, पेपर में आता है ये। नेक्स्ट आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है, इसमें भी क्वेश्चन आता है आपके में। तो देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है ये मुस्लिम लीग ने दिया था। ठीक है, अब ये मुस्लिम लीग ने ये जो सिद्धांत दिया था, इसका मतलब क्या है? इसका नाम से ही आपको पता लग रहा है, द्विराष्ट्र यानी कि 2 राष्ट्र। ठीक है, 2 राष्ट्र, नाम से यही पता लग रहा है। यानी कि इसके तहत जो मुस्लिम थे उन्होंने ये कहना था उनका कि इंडिया जो है वो 2 कौमों का देश है, यानी इसमें 2 कौम रहती है, एक तो मुस्लिम है और दूसरे हिंदू हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर दी और पाकिस्तान की मांग करी थी इन्होंने, और कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, इसी को 2 राष्ट्र सिद्धांत या द्विराष्ट्र सिद्धांत या 2 नेशन थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए देश आज़ाद हुआ, ठीक है, बहुत खुशी की बात थी, लेकिन एक
गलत चीज़ भी हो गई कि उस दिन देश बट भी गया। तो देश जो था हमारा ये दो हिस्सों में बट गया था, ठीक है। एक भारत हो गया हमारा जो आप जानते हैं, फिर पाकिस्तान जो थे दूसरी साइड पाकिस्तान बना दिया गया। अब पाकिस्तान जो बनाया गया था, पाकिस्तान दो बनाए गए थे, एक तो हो गया पश्चिम में, ठीक है, दूसरा हो गया पूर्व में, जो कि बाद में जाके बांग्लादेश बन जाता है। 1971 में ये बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है। पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, और बीच में जो ये हिस्सा आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो ये भारत का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देश का बंटवारा हो गया था। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे विभाजन की प्रक्रिया, यानी जो बंटवारा था उसका क्या प्रोसेस था। तो देखिए बंटवारे के लिए फैसला ये हुआ था कि अब तक जिस भूभाग को यानी जिस जगह को इंडिया के नाम से जानते थे, अब इसको भारत और पाकिस्तान के नाम से दो देशों के रूप में बांट दिया जाएगा। अब इसको भारत और पाकिस्तान इस तरीके से जाना जाएगा, ठीक है। ये जो विभाजन था ना, ये बंटवारा बहुत ही दर्दनाक था। दर्दनाक क्यों था? क्योंकि इसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी, लोगों को शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा था, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे, ठीक है। तो ये काफ़ी दर्दनाक था और इस पर फैसला करना और इसको अमल में लाना काफ़ी कठिन था। यह तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा, ठीक है। किस आधार पे विभाजन हुआ था, याद रखें, तो ये धर्म के आधार पे हुआ था, ठीक है, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पे। जिन इलाकों में मुसलमान जो थे ज़्यादा थे यानी बहुसंख्यक थे, उनको पाकिस्तान का भूभाग बना दिया गया और जो बच जाएंगे उसको भारत बना दिया जाएगा, ठीक है। ये फैसला हुआ था और ये बात थोड़ी आपको आसान जान पड़ती होगी, लेकिन रियलिटी में अगर हम इसको देखें तो ये काफ़ी मतलब समस्या थी इसमें, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम थी। टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे कह सकते हैं हम? प्रॉब्लम ये थी कि देखिए पूरे देश में अगर हम देखें भारत में, तो कोई एक ऐसी जगह थी नहीं जहाँ पे मतलब मुस्लिम ना हो। मुस्लिम तो पूरे देश में थे, ऐसे में पूरे देश को बांटना थोड़ी आसान था। तो ऐसे में ये हुआ था डिसाइड कि दो हिस्सों में मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा हैं, पूर्व और पश्चिम में, इन दो हिस्सों को पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, बाकी जो है वो भारत का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विभाजन के दौरान जो समस्या आई थी, इसको समझते हैं। तो देखिए विभाजन जो था काफ़ी मतलब समस्याओं से भरा था। क्या क्या समस्या थी ये समझिए। मुस्लिम जो थे वो पूरे देश में थे और पूरे देश को बांट पाना आसान नहीं था, ठीक है। ऐसे दो इलाके थे जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक थे और इन दोनों इलाकों को देखो, क्योंकि एक इलाका पश्चिम में है, दूसरा इलाका पूर्व में है और बीच में भारत का हिस्सा है। तो ऐसे में ये पॉसिबल तो है नहीं कि इसको उठा के यहाँ पे रख दिया जाए और एक ही इलाका बना दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में ये फैसला हुआ कि जो पाकिस्तान है वो दो बनेंगे, पश्चिम में एक बन जाएगा और एक पूर्व में बन जाएगा, ठीक है। और ये हो गया था। अब यहाँ पे एक समस्या ये भी आ रही थी कि भाई जो मुस्लिम थे वो केवल पूर्व और पश्चिम में थोड़ी थे, वो तो देश में अन्य हिस्सों में भी थे। तो ऐसे में सभी मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान जाने को तैयार भी नहीं थे, ये भी एक समस्या थी। फिर पंजाब और बंगाल की बात करें तो यहाँ पे पंजाब और बंगाल, पंजाब को आप मैप में देखोगे और बंगाल को मैप में देखोगे तो यहाँ पे कुछ हिस्सा ऐसा था जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे। अब देखो, अब स्टेट के अंदर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है तो अब उसको कैसे बांटे, ये समस्या आ रही थी। तो ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे जिले यानी डिस्ट्रिक्ट के आधार पे इसको बांट देते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको बांट दिया गया। फिर अल्पसंख्यकों की बहुत ज़्यादा समस्या थी और कुछ को तो ये कह दिया गया था कि चंद घंटों की मोहलत दी गई थी कि जाओ देश खाली कर दो और अपना उधर की साइड चले जाओ, ठीक है, बॉर्डर पार चले जाओ। तो ये समस्या थी, ये आपके पेपर में आता है और 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आपको 6 पॉइंट याद रखने, ठीक है, यहाँ पे 8 पॉइंट बताएं, कोई भी 6 पॉइंट आप यहाँ से बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका विभाजन के परिणाम, यानी जो विभाजन हुआ उसके क्या परिणाम हुए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जब विभाजन हुआ ना, तो विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई बहुत बड़े लेवल पे। हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में दंगे हो गए थे, लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो सांप्रदायिक हिंसा, पहला पॉइंट। नेक्स्ट है कि जब विभाजन हुआ था तो अचानक से स्थानांतरण हुआ, यानी अचानक से चंद घंटों की मोहलत दी गई कि भाई जाओ देश को खाली कर दो, अपना जो घर हुआ करता था लोगों का, जहाँ पे उनके पूर्वज रहा करते थे, जहाँ पे वो रहते चले आए थे, अब उस जगह को खाली करना पड़ रहा था। तो ये काफ़ी दर्दनाक था। स्थानांतरण जो था ये काफ़ी मतलब मजबूरी वाला था। फिर इसके बाद क्या है कि लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर, यानी जब एक जगह से दूसरी जगह गए, यहाँ से तो इनका घर छूट गया, बॉर्डर पार इनके लिए घर थोड़ी बने हुए थे, तो ऐसे में इनको बहुत लंबे समय तक शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, यानी कि जो रिफ्यूजी कैंप होते हैं वहाँ पे इनको रहना पड़ा। फिर क्या है कि विभाजन के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या कर दी गई, कई महिलाओं के साथ तो जबरन शादी की गई। तो ये काफ़ी गलत हुआ था, ठीक है, महिलाओं के साथ। तो ये भी आप परिणाम में बता सकते हैं। इसके बाद क्या है कि विभाजन के दौरान संपत्ति का बंटवारा हुआ,
देश की जो संपत्ति थी वो बांट दी गई। यहाँ तक कि जो रेलवे के कर्मचारी थे, जो पुलिस के कर्मचारी थे, इन सबको भी बांट दिया गया, ठीक है। और जो पुलिस के वाद्य यंत्र वगैरह जो भी मतलब उनकी जो मशीनरी वगैरह थी वो सब बांट दी गई। और इसके अलावा विभाजन के दौरान लगभग 80 लाख लोग जो थे उनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके परिणाम हुए। फिर नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है कि आज़ादी के दौरान गांधी जी जो थे वो कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे। तो देखिए, महात्मा गांधी देश में हो रही हिंसा से बहुत दुखी थे और वो उन दिनों कलकत्ता गए थे और उन्होंने हिंसा रोकने की अपील की। फिर गांधी जी दिल्ली आए, वहाँ पे उन्होंने क्या करा, उपवास रख लिया और उनके उपवास का असर भी हुआ। हिंसा जो थी, जो तनाव जो बहुत तेजी से फैला हुआ था, इनके उपवास के बाद धीरे धीरे वो कम होने लगा था। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे जो थे, इन्होंने क्या करा, गांधी जी की हत्या कर दी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, ये लास्ट वाली लाइन ये पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट आपका रजवाड़े से क्या अभिप्राय है, या फिर रजवाड़ों की जो समस्या थी इसके बारे में बताना। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, देश ये उस समय का नक्शा है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे 2 कलर में दिख रहा है आपको, ये एक ग्रीन ग्रीन सा कलर दिख रहा है। ये जो है ये रियासतें हैं, यानी पूरा देश आप देखोगे तो रियासतों में बटा हुआ दिख रहा है आपको, हर तरफ रियासत रियासत, छोटी रियासत, बड़ी रियासत, ठीक है, इस तरीके से बटा हुआ था देश। तो ये रियासतें थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रियासत क्या होती है, और ये जो दूसरे कलर में दिख रहा है ये ब्रिटिश भारत था, यानी यहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि रियासत क्या थी। देखिए, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने क्या करा, जिस जिस हिस्से को जीतते गए, ठीक है, उस हिस्से को वो अपना शासन वाला एरिया बनाते गए। यानी कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पे अंग्रेज जो थे वो सीधा शासन करते थे, यानी कि डायरेक्ट शासन करते थे, और कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पे राजा होते थे, यानी कि रियासत के राजा होते थे। तो राजा जो होते थे वो रियासतों पे, उन हिस्सों को रियासत कहा जाता था। रियासत छोटी भी हो सकती है, रियासत बड़ी भी हो सकती है। कुछ रियासतें जैसे हैदराबाद हो गई, ये बड़ी रियासत होती थी, तो कुछ छोटी रियासत भी होती थी, ठीक है। और इन रियासतों पे राजाओं का शासन होता था। हालांकि राजाओं का शासन भी नाम का ही था, ये भी अंग्रेजों के अधीन ही थे, लेकिन यहाँ पे क्या था कि अंग्रेज एक स्थान पे डायरेक्ट शासन कर रहे हो, एक स्थान पे इनडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी उनके अंडर में राजा है और राजा शासन कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे राजाओं का शासन है, और जहाँ पे आपको ये दूसरा कलर दिख रहा है यहाँ पे किनका शासन है, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन है। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया था ना वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, दूसरे में देसी रजवाड़े। अब आपको समझ में आया, यानी एक हिस्सा ऐसा था जहाँ पे अंग्रेजों का सीधा शासन था, एक हिस्सा ऐसा था जहाँ पे रियासतों यानी रियासत थी जिसमें देसी रजवाड़े जो थे इनका शासन होता था, ठीक है। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो भारतीय प्रांत थे वो अंग्रेजों का यहाँ पे सीधा नियंत्रण होता था। दूसरी तरफ जो छोटे बड़े आकार में कुछ राज्य थे जिनको हम रजवाड़ा या रियासत कह रहे हैं, इन पे राजाओं का शासन होता था। राजाओं ने ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनकी सत्ता को स्वीकार किया हुआ था, और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों में शासन वगैरह जो थे उसको चलाया करते थे। अब क्या है कि भाई अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य का 1/3 हिस्सा जो था वो उसमें रजवाड़े थे, और प्रत्येक 4 भारतीयों में एक न एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा होता था। तो अब आप ये समझिए यहाँ से कि जो रजवाड़े जो थे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा थे संख्या में, ठीक है, और उनकी जो जनता होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, और देश में 565 रियासतें होती थी। ऐसे में देश के टूट जाने का खतरा हुआ। टूट जाने का खतरा कैसे हुआ, देखिए, अंग्रेज जब देश को छोड़कर गए तो अंग्रेजों ने जाते जाते भी फूट डाल दी। अंग्रेजों ने ये कह दिया कि अब हम भारत को छोड़कर जा रहे हैं और भारत आज़ाद है, और ऐसे में जो रजवाड़े हैं, ठीक है, वो भी आज़ाद हैं। अब वो अपने मन की सुन सकते हैं। अगर उनको लगता है भारत में रहना तो वो भारत में रह सकते हैं, पाकिस्तान से मिलना चाहें तो पाकिस्तान से मिल सकते हैं, या स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, यानी कि उनके सामने ऑप्शन दे के चले गए, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की। तो ऐसे में आप देखिए, देश में 565 रियासतें थी। अब आप ये सोचिए कि मान लो अगर सब ये बोलते कि भाई हम तो स्वतंत्र रहेंगे, तो ऐसे में देश के कितने सारे टुकड़े हो जाते, ठीक है। तो ये समस्या थी। अब अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। ऐसे में वो चाहें तो भारत से अलग होते हैं या टुकड़ों में बट जाता, ठीक है। ऐसे में यही दिक्कत थी कि रियासतें जो है अगर भारत से अलग हो जाती तो देश जो था वो कई टुकड़ों में बट सकता था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ऐसा देखने को भी मिला। क्या हुआ कि सबसे पहले त्रावणकोर के राजा जो थे इन्होंने बोल दिया कि इनका राज्य जो है आज़ाद रहेगा, इन्होंने घोषणा कर दी। फिर अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी घोषणा कर दी। तो इस तरीके से देखा देखी में अन्य
जो रियासतें थी वो भी घोषणा कर सकती थी। तो ऐसे में लग रहा था कि देश टूट सकता है। देश के सामने आज़ादी तो मिली, पाकिस्तान के ही बंटवारे में तो वो पहले ही टूट गया है, अब भारत के अंदर भी टुकड़े होने के खतरे हो रहे थे। तो इससे क्या थे, जो हमारे नेता वगैरह थे वो काफ़ी चिंता में थे। ठीक है, तो देखते हैं रियासतों के प्रति हमारी जो सरकार थी उसका क्या नजरिया था, और ये जो रजवाड़े हैं इसके विलय में पटेल जी यानी जो वल्लभ भाई पटेल थे इनकी क्या भूमिका थी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, देश में रजवाड़ों की समस्या को देखकर ऐसा लगा था कि देश टूट जाएगा। ऐसे में जो वल्लभ भाई पटेल थे ये काफ़ी मतलब कुशल और चतुर और समझदार नेता थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, समझदारी दिखाई और रियासतों को का विलय जो है वो भारतीय संघ में कराने के लिए इनको राजी कर लिया। इन्होंने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था, सहमति पत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सहमति पत्र था, इस पे हस्ताक्षर करवा लिए रियासतों के, और ज़्यादातर सभी रियासतें जो थी वो भारतीय संघ में शामिल हो गई इन, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इनकी मौजूदगी के कारण। अब ऐसे में क्या हुआ, ज़्यादातर रियासतें जो थी लगभग सभी भारत में शामिल हो गई, लेकिन 4 रियासत ऐसी थी जिनके विलय में काफ़ी कठिनाई आई। एक तो कश्मीर हो गया, दूसरा जूनागढ़ हो गया, तीसरा हैदराबाद हो गया, चौथा मणिपुर हो गया। अब इस चैप्टर में हमको वैसे तो कश्मीर भी पढ़ते थे, लेकिन अब ये आपके सिलेबस से हटा हुआ है तो इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि कश्मीर वाला टॉपिक आपका किसी और चैप्टर में आपको इसी बुक में मिलेगा लास्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे हैदराबाद और मणिपुर, ये 2 टॉपिक आपके सिलेबस में, इसको बता देता हूँ। तो देखिए, हैदराबाद जो रियासत थी इसका विलय भारत में कैसे हुआ, ये आपके पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, हैदराबाद जो है एक बहुत बड़ी रियासत थी। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार वापस से। देखिए, आप मैप को ध्यान से देखो, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये हैदराबाद रियासत होती थी दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये जो हैदराबाद रियासत है ये काफ़ी बड़ी रियासत होती थी। ठीक है, और इस रियासत के चारों तरफ हिंदुस्तानी इलाके थे, यानी कि जो भारतीय इलाके थे। पुराने हैदराबाद जो था वो बहुत बड़ा होता था। आज के समय में तो देखिए, बाद में तो ये टूट के बट गए, कैसे कैसे बटे वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो पुराना जो हैदराबाद होता था ना, उसमें आज का महाराष्ट्र, आज का कर्नाटक, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के भी हिस्से आते थे। तो आप समझिए कितना बड़ा होता था हैदराबाद और कितनी बड़ी ये रियासत होती थी। ठीक है, तो हैदराबाद के जो शासक था उसको निजाम कहा जाता था, और ये काफ़ी ताकतवर और काफ़ी अमीर होता था, यानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में नाम आता था इसका। ठीक है, निजाम जो था वो चाहता था कि हैदराबाद की रियासत जो है आज़ाद रियासत का दर्जा मिले, और एक चीज़ और, हैदराबाद को पाकिस्तान अपने में मिलाना चाह रहा था, और निजाम जो था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट था। ठीक है, तो वो पाकिस्तान की तरफ मिलना भी चाह रहा था, स्वतंत्र रहना चाह रहा था भारत से। तो ये समस्या आ रही थी। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के जो लोग थे वो निजाम के शासन से वैसे ही दुखी थे पहले से ही, और उन्होंने निजाम के शासन के खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। तेलंगाना इलाके में जो किसान थे वो निजाम के शासन से बहुत दुखी थे, उन्होंने कर दिया आंदोलन। इस आंदोलन में महिलाएं जो थी वो भी शामिल हो गई, क्योंकि महिलाएं जो थी वो काफ़ी दुखी थी, वो भी जुल्म का शिकार हो रही थी। तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में आंदोलन में जुड़ गई। अब क्या हुआ, हैदराबाद का जो शासक है उसके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया। हैदराबाद शहर जो था पूरा आंदोलन का गढ़ बन गया था, लोग आ गए थे। ठीक है, भारी संख्या में मतलब लोग इसमें जुड़ गए थे। आंदोलन को देखकर निजाम ने क्या करा, एक अपना अर्धसैनिक बल रवाना कर दिया, यानी कि आंदोलन को कुचलने के लिए जो उसके कुछ गुंडे होते थे जिसको रजाकार कहा जाता है वो भेज दिए। रजाकार जो थे वो बहुत आप कह सकते हो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, सांप्रदायिक थे। इन्होंने क्या करा, ये मुस्लिम होते थे तो इन्होंने मुस्लिमों को छोड़ के जितने हिंदू वगैरह होते थे या अन्य धर्म के लोग होते थे उनको ज़्यादा ये मारना पीटना काटना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो रजाकारों ने लूटपाट मचानी शुरू कर दी, हत्या करनी शुरू कर दी। तो 1948 के सितंबर महीने में भारतीय जो सरकार है उसने सेना को भेजा। फिर जो हमारी सेना है, सैनिक जो हमारे हैं उनके बीच में और निजाम के बीच में लड़ाई चली। इसके बाद क्या हुआ, निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, और सरेंडर करने के बाद हैदराबाद जो था भारत में इसका विलय हो गया। तो ये पूरी हैदराबाद की स्टोरी है। आई थिंक आपको आराम से समझ में आई होगी, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मणिपुर। तो मणिपुर देखिए, मणिपुर भी एक ऐसी रियासत होती थी जो कि कहीं ना कहीं जिसको भारत में मिलाने में थोड़ी दिक्कतें आई थी। तो आज़ादी के कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह जो थे, इन्होंने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में एक जो विलय पत्र होता है उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और ये इसमें शामिल हो गए थे। इसके बदले में इनको क्या आश्वासन दिया था, इनको आश्वासन दिया था कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्ता है, जो उसको विशेष अधिकार दिए हुए हैं, वो वैसे के वैसे बरकरार रहेंगे। जनमत के दबाव में आके महाराजा जो बोधचंद्र थे, इन्होंने 1948 के जून महीने में चुनाव कराए, और मणिपुर की रियासत में ये
संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया, यानी राजा का शासन कायम हो गया था। ठीक है, मणिपुर भारत का एक पहला ऐसा भाग है जहां पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपना के चुनाव कराया गया था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या होता है, यानी कि एक ऐसी मतदान की प्रणाली जिसमें महिला हो, पुरुष हो, ठीक है, जो भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रंग रूप का हो, सभी को मतदान का अधिकार होता है। मणिपुर की विधानसभा में भारत से जो विलय हुआ था इसमें काफी मतभेद है, क्योंकि देखिए मणिपुर के जो लोग थे ना, वो नहीं चाहते थे कि उनका विलय भारत में हो। मणिपुर की कुछ राजनीतिक पार्टी थी, वो भी नहीं चाहती थी कि उनका विलय हो, लेकिन मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो चाह रही थी कि उसका विलय हो जाए, लेकिन वहाँ की जनता और वहाँ की जो दूसरी राजनीतिक पार्टी वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। लेकिन यहाँ तो इनको शामिल कर लिया है। तो ऐसे में मणिपुर की जो निर्वाचित विधानसभा है, इसमें परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने इन पर दबाव डाला और इसको शामिल करवा लिया। अब भारत सरकार को सफलता भी मिली, मणिपुर शामिल भी हो गया, लेकिन आज के समय में भी आप देखोगे ना तो मणिपुर के जो लोग हैं वो इस चीज से नाराज रहते हैं भारतीय संघ में शामिल करने से। ठीक है, तो ये गुस्सा आज तक उनमें देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा। अगला टॉपिक है आपका राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, ये समझिए, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। देखिए देशी रियासतों का विलय तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो समस्या थी ये अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अब एक और चुनौती सामने आ गई। वो क्या थी कि भारतीय प्रांत की जो आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो जा चुके थे, रियासतें जो थी वो भारत में मिल चुकी थी। अब ऐसे में पूरी जो व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त हो रखी थी। तो ऐसे में जो प्रांत थे, हमारे जो एरिया थे, इनको भारतीय संघ में मिलाना था, मिला तो चुके ही थे। अब यहाँ पे समस्या यह आ रही थी कि यहाँ पे कुछ लोगों को उनकी जो संस्कृति थी, उनकी लैंग्वेज जो थी वो अलग थी, उसके आधार पे उसको स्टेट बनाने थे, राज्य बनाने थे, ये समस्या आ रही थी। तो प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की जो भाषाई और जो सांस्कृतिक बहुलता है उसकी झलक देखने को मिले, और इससे राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो, इस तरीके से करना था, यानी राष्ट्र की एकता भी ना टूटे और इनको भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता भी हमें देखने को मिले, और इनको एक स्टेट में कन्वर्ट भी कर दिया जाए। अंग्रेजों के शासन के समय जो प्रांतों की सीमाएं थी वो इनकी सुविधा के लिहाज से थी। उनको जैसे प्रशासन करना था उन्होंने वैसे उसको सीमाएं बना रखी थी, या जैसे जैसे वो क्षेत्र जीतते गए वैसे वैसे उनके जो प्रांत थे वो बनते गए। लेकिन अब तो देश आज़ाद हो गया, अब ये पुराना सिस्टम तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे में ये समस्या आ रही थी कि अब कैसे मतलब इन सभी को एक साथ शामिल किया जाए। तो ऐसे में जो हमारी राष्ट्रीय सरकार जो थी उसने कहा था कि ये जो अंग्रेजों का सीमांकन है ना, जो अंग्रेजों ने सिस्टम चलाया हुआ है, जो स्टेट बनाए हुए हैं, ये बेकार है, इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। और ये कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, यानी भाषा के आधार पर दोबारा से स्टेट बनाए जाएंगे। और ये बातें कब हो रही है, आप ध्यान दीजिए, 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर होगा, यानी राज्यों को दोबारा से पुनर्गठित किया जाएगा। और किस आधार पे किया जाएगा, भाषा के आधार पे। ठीक है, ये 1920 में डिसाइड हो गया है, लेकिन देश आजाद कब हुआ, 1947 में। अब ये डिसाइड हो चुका है 1920 में, पहले से डिसाइड हो रखा है कि देश आजाद होगा तो हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे और भाषा के आधार पे करेंगे। अब देश आजाद हो चुका है, तो ऐसे में क्या हुआ, सबने डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई जो बात हुई थी नागपुर अधिवेशन में उसको लागू किया जाए। और ठीक है, अब यहाँ पे समस्या ये थी कि 1920 में जो सिचुएशन थी वो अलग थी, और 1947 में देश आज़ाद हुआ, यहाँ पे बहुत तरह की समस्या हो गई, देश का बंटवारा हो गया, रियासतों की समस्या हो गई। ऐसे में सरकार जो थी ना वो थोड़ा सा मतलब जो नेता थे वो डर रहे थे। उनको क्या डर था, उनको ये चिंता थी कहीं अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो कहीं ऐसा ना हो जाए अव्यवस्था फैल जाए और देश टूटने का खतरा दोबारा से हो जाए, क्योंकि अभी जो लोग जो थे वो बंटवारे का दर्द अभी भूले नहीं थे, रियासतों को भी अभी अभी विलय किया गया था। ठीक है, ऐसे में स्टेट को वापस से बनाना भाषा के आधार पे ये एक तरह से चुनौती थी। ऐसे में नेता जो थे वो डर रहे थे कहीं कोई विवाद ना हो जाए। ठीक है, लेकिन जो जनता थी वो मांग करने लगी, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को इन्होंने, देखो केंद्रीय नेतृत्व ने क्या फैसला करा था ये समझिए। केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला करा कि जो राज्य बनाएंगे ना भाषा के आधार पे वो बनाएंगे, लेकिन बाद में बनाएंगे, यानी इसको पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में कर लेंगे। ठीक है, स्थगित कर देते हैं। लेकिन जो अन्य नेता थे, स्थानीय नेता हो गए या जो जनता हो गई, उसने इसको चुनौती दी। पुराने जो मद्रास है, ठीक है, जो पुराना मद्रास प्रांत है, वहाँ पे जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुराने मद्रास, अगर हम देखें पुराना जो मद्रास होता था दक्षिण भारत में बहुत बड़ा हिस्सा होता था, आज का तमिलनाडु, आज का आंध्र प्रदेश का हिस्सा इसमें शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप ये देखो कि
लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और आज के समय में जो केरल और कर्नाटक है उसका भी कुछ कुछ हिस्सा यहाँ पे आता था, ठीक है, उस समय में मद्रास में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन शुरू हुआ। और आंदोलन जो था वो आंध्र प्रदेश नाम से अलग स्टेट बनाने का था, कि एक अलग राज्य बना दो जिसमें तेलुगु भाषी लोग रहेंगे, और ये भाषा के आधार पे बनाना था और आंध्र प्रदेश नाम से बनाना था, ठीक है। तो ये हुआ। सरकार जो थी वो इस फैसले को लेने से डर रही थी, क्योंकि सरकार को पता था अगर आज हम एक स्टेट को बना देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट से भी यही डिमांड आएगी कि भाषा के आधार पे बना दो, ठीक है। तो ऐसे में सरकार को डर लग रहा था कहीं देश ना टूट जाए। सरकार जो थी वो हाँ और ना की दुविधा में थी, क्या करें क्या ना करें, ये वाली समस्या हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता थे एक, जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। इन्होंने क्या करा, भूख हड़ताल पे बैठ गए। 56 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल हुई और उसके बाद ये मर गए। जैसे इनकी डेथ हो जाती है तो हिंसा भड़क जाती है, पूरे आंध्र प्रदेश में अव्यवस्था हो जाती है। जगह जगह पे मतलब लोग हिंसक घटनाएं करने लग जाते हैं, लोग सड़कों पे निकल जाते हैं, पुलिस फायरिंग करने लग जाती है, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। फिर कई सारे जो मद्रास के विधायक थे उन्होंने विरोध जताने के लिए अपनी सीटों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जब ये आग इतने बड़े लेवल पे फैल गई तो ऐसे में क्या हुआ, सरकार ने मजबूर होकर 1952 के दिसंबर महीने में फैसला करा कि ठीक है हम आंध्र प्रदेश नाम से अलग स्टेट बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे घोषणा कर दी। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखो, एक स्टेट को बनाने की परमिशन दे दी कि आंध्र प्रदेश बना देंगे, तो ऐसे में क्या हुआ, दूसरे हिस्सों से भी यही मांग होने लगी कि हमें भी मतलब हमारा स्टेट को भी भाषा के आधार पे बनाओ। संघर्ष होने लगा, इसी चीज से सरकार डर रही थी। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने क्या करा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ये कब बनाया गया था, तो आपको याद रखना है 1953 में, ठीक है। इस आयोग का काम क्या था, इस आयोग का काम था राज्यों का सीमांकन करना, कि राज्य का जो बॉर्डर है वो कितना होगा, कौन से क्षेत्र को उसमें लिया जाएगा। और इसने क्या करा, पूरी रिसर्च करी और ये मान लिया, स्वीकार कर लिया कि राज्यों की जो सीमाएं हैं इसका निर्धारण जो किया जाएगा वो वहाँ पे भाषा जो बोली जाती है उसके आधार पे किया जाएगा। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पे 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, राज्य पुनर्गठन आयोग बोले तो 1953 में हुआ है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछे कोई पेपर में तो आप बोलोगे 1956 में हुआ, ठीक है। और इसके आधार पे क्या हुआ, कई सारे राज्य जो थे वो बना दिए गए, और उस समय में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्यों का गठन। अब ये टॉपिक आप मोटा मोटा याद कर सकते हैं कि कौन से स्टेट कब बने थे, बस बाकी ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे बम्बई है, जो बम्बई होता था पहले, आज के समय में इसको अलग बोलते हैं, ठीक है। तो बम्बई जो था 2 भाषाओं वाला क्षेत्र था, यहाँ पे गुजराती भाषा बोलने वाले लोग भी रहते थे, मराठी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ और 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात नाम से इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। महाराष्ट्र में कौन रहते हैं, जो मराठी बोलते हैं, गुजरात में कौन रहते हैं, जो गुजराती बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, मुंबई को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। फिर ऐसे ही डिमांड होने लगी पंजाब के लिए, जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे वो कहते थे कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दो। तो 1966 में पंजाबी भाषी जो इलाका था उसको अलग पंजाब राज्य का दर्जा दे दिया गया, और जो उसी से 2 टुकड़े और कर दिए गए, एक हरियाणा बन गया और एक हिमाचल प्रदेश बन गया, ठीक है। तो ये 1966 में। फिर 1972 में असम एक स्टेट होता था, उसे अलग करके मेघालय बना दिया गया, ये नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है। फिर इसी साल मणिपुर त्रिपुरा बना दिया गया 1972 में, और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में बने। नागालैंड जो था वो 1963 में ही बन गया था। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड बने थे, और 2014 में तेलंगाना बना। तो ये सारे राज्य बने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भाषा के आधार पे ये इतने सारे राज्य बने। तो समझ रहे हो, पहले भारत के जो ये राज्य होते थे पहले ये एक साथ होते थे, लेकिन बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।